अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। अगस्त के बिजली के जो बिल आए हैं, अवाम में उसने तबाही मचा दी है। इस वक्त अगर आप देख रहे हो तो पूरे पाकिस्तान में अवाम सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि जो इवन गरीब घराने के लोग हैं जिनका पहले बहुत कम बिल आया करता था, इवन वो अब शिकायत कर रहे हैं कि 25 से 30 हज़ार रुपए तक उनके बिल आ रहे हैं, जबकि उनकी कंजम्पशन कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हालात अब इस नहज तक पहुंच गए हैं, ये भी इतलात आ रही हैं कि इवन रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो आइस्को या इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन ऑफिस के जो दफातर हैं, वहाँ पर ख़ास करके रावलपिंडी में ये इतलात आ रही हैं कि पुलिस को बुला लिया गया है, क्योंकि वजह यह है कि जो आवाम में गम गुस्सा पाया जाता है, खदशा ये है कि लोग वहाँ पर पुरतशद्दुद जो हैं वो मुजाहरे न शुरू कर दें। पेशावर से भी ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं कि तमाम जो सरकारी या जो पेशावर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जो मुलाजमीन हैं, जो सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ियाँ वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे कहा गया है कि वो ग्रीन नंबर प्लेट्स उतार दें, क्योंकि खदशा है कि अवाम में जितना गुस्सा पाया जाता है वो उनको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। दूसरी तरफ शहबाज, जो दबाव अब बढ़ रहा है, तो जो निगरान वज़ीर आज़म हैं काकड़ साहब, उन्होंने कल एक हंगामी इजलास बुला लिया है और जितनी कंपनीज के हेड्स हैं उनको बुलाया है कि वो आके उनको ब्रीफिंग दें और कैसे अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। डिटेल में ये बात करेंगे, बट आई डोंट सी कि कैसे, गिवन द फैक्ट कि आप IMF के प्रोग्राम में हैं, कि इमीडिएटली जो निगरान हुकूमत है कैसे अवाम को जो इस अगस्त के महीने में बिजली के बिल आए उनसे रिलीफ दे सकती है। कामरान, निगरान हुकूमत के पास कोई फिजिकल स्पेस नहीं है कि ये किसी भी किस्म की रिलीफ दे सकें, बल्कि जब सैलाब आए थे पिछले साल, उस वक्त एक गवर्नमेंट थी इन प्लेस, तो वज़ीर आज़म उस वक्त के जो थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बिजली के बिलों में रिलीफ अनाउंस किया था, और ख़ास तौर पर जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट थी वो रिलीफ वजारत ख़जाना ने उस वक्त भी नहीं दिया था। इन्होंने कुछ इंस्टॉलमेंट्स कर दी थी, लेकिन जो एक प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट थी कि हम उनके बिजली के बिल माफ़ कर देंगे, वो पिछले साल भी नहीं हुआ था। अब ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, ये तो भी वक्त ही बताएगा, लेकिन इनके पास ऐसा सच कोई फिजिकल स्पेस नहीं है। बल्कि जो एक ब्रीफिंग हुई वज़ीर आज़म जो केयर टेकर है उनको चंद दिन पहले, जो उनको पहली ब्रीफिंग दी वजारत ख़जाना ने, उसमें उनको ये बताया गया था कि आप पॉलिटिकल फॉल आउट के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि 4 रुपये 37 पैसे फी यूनिट क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट एक आ रहा है। तो उन्होंने इस चीज़ पे गो अहेड दिया था कि उनका ऐसा कोई अप्रूवल तो नहीं चाहिए था, बट उनको जब ब्रीफ किया गया तो उन्होंने कहा जी ठीक है, जो IMF के प्रोग्राम की शराइत है, हुकूमत उन शराइत को पूरा करेगी। ना सिर्फ ये, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं के डॉक्टर शमशाद अख्तर, उन्होंने भी ये बात कही है कि हम IMF के जो प्रोग्राम है उस पर स्टिक करेंगे। अब जो इस वक्त जो लोग हैं सड़कों पर नजर आ रहे हैं, ये बहुत देर इन्होंने कर दी है सड़कों पर आते हुए। अगर ये वक्त पे सड़कों पर निकल आते तो शायद इन लोगों के साथ जो इस वक्त ज्यादतियां हो रही हैं, जिसको हम अपने प्रोग्रामों में मुसलसल हाईलाइट करते हैं कि किस तरह लोगों को निचोड़ा जा रहा है, किस तरीके से जो चोरी है, जो मुफ्त बिजली है, जो लॉसेज हैं, वो आवाम मेरे ख्याल में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि तफसील से भी बात करेंगे। जो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि IMF के प्रोग्राम में शायद हुकूमत के पास कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन कुछ इकदाम तो वो बिल्कुल फौरी तौर पर कर सकते हैं। पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से इस वक्त दो चार है, तो कम से कम एक वो स्टेप तो ले सकते हैं। इस मुल्क में अफसरशाही है, आपको पता है कि बहुत से ऐसा मराद याफ्ता तबका है जिनको मुफ्त बिजली दी जाती है। अगर पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त है तो सारों को वो बोझ बर्दाश्त करना चाहिए। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले हमने अपने इसी प्रोग्राम में तस्करा किया था, एक मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के अफसर थे, उनके बिल का हमने तस्करा किया था कि कैसे एक तरफ आवाम को तो निचोड़ा जा रहा है कि कैसे मुफ्त बिजली पर वो अय्याशी कर रहे हैं, और जो दोबारा रिमाइंडर के लिए जुलाई का 2023 का वो बिल था, और जो यूनिट सर्व हुई थी वो 1248 थी। जो एक्चुअल बिल बनता था वो बनता था 57,702 रुपये, लेकिन क्योंकि माशाल्लाह से वो अफसर हैं तो उनके ज़िम्मे जो बिल था वो था सिर्फ 716 रुपये। और ज़ाहिर है कि हमने प्रोग्राम किया, इसको इशू को हाईलाइट किया कि शायद हमारे हुक्मरानों के कान में कुछ जूं रेंगे। तो मैंने जो अगस्त 2023 का जो बिल है उन्हीं साहब का मैंने निकाला, और इस तरह के हज़ारों ऐसे अफसरान मुलाजमीन होंगे जिनको मुफ्त की बिजली दी जा रही है। और हैरान कुन तौर पर अब आप ये देखें, शॉकिंग है कि 1547 यूनिट्स जो सर्व हुई हैं, जो एक्चुअल बिजली का वो बिल बनता है वो बनता है 86,343 रुपये। और आप हैरान होंगे कि पता है कितना बिल आया है,
1055 रुपए, यानी कि 1055 रुपए इन्होंने बिल अदा करना है। और हम इस अफसर का या जो भी नाम हमारे पास मौजूद है इसलिए नहीं ले रहे कि अवाम में इस वक्त गम और गुस्सा है कि शायद अगर उनको नाम पता चलेगा तो आई एम श्योर के लोग वहां पर एहतजाज करने पहुंच जाएंगे। अब शहबाज, मकसद यहां पर हाईलाइट करने का ये है कि ये एक अफसर नहीं है, ये तो हमें पता चल गया ना, इनका जो भी रेफरेंस नंबर है और हमने बिल वो निकलवा लिया। हजारों की तादाद में ऐसे, और ना सिर्फ ये वापटा के बल्कि यूनिफॉर्म में भी लोग होंगे, हमारे जजेस भी हैं, अनगिनत उनको इस तरह की फैसिलिटीज मिली हैं। अब प्रॉब्लम इसके अंदर देखें मुझे ये है कि मुझे तो ये लगता है कि ये 1547 यूनिट्स जो हैं, एक तो लगता ही है कि माशाल्लाह से इन अफसर ने अपने वॉशरूम में भी लगता है कि एयर कंडीशन लगाया होगा, और बेदरेग मतलब अगर आपको एक फैसिलिटी सरकार ने दी है, को भी एक बिजली दे रहे होगा, वहां से पैसे कमा रहे होंगे, आपको अगर एक सरकारी फैसिलिटी मिली है तो कम से कम आप उसका जुडिशियसली इस्तेमाल करें। तो अब मुझे ये बताएं कि चलें, आपने बाकी तो कह दिया कि आपके IMF की वजह से आपके हाथ जकड़े हुए हैं, इन मराद को खत्म करने में इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है। या तो आपका मुल्क तरक्की कर रहा हो, रेल पे लो पैसों की, फिर तो कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल मराद दें। ये इस तरह की मराद खत्म करना फिल फॉर, डू यू थिंक गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, ये फौरी हो सकता है, ठीक है। ये डरते किस चीज से है जी, कल वो ताले लगा के बाहर निकल आएंगे, वो जो बिजली सप्लाई है वो देना बंद कर देंगे, तो अगर आवाम बाहर निकल आए, इनके कितना नंबर होगा? चंद हजारों में होंगे, मे भी 3-4 लाख हों जो टोटल एम्प्लॉइज है पूरे पाकिस्तान में। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ। 2016 में हमने चेक किया था जब उस वक्त प्राइवेटाइजेशन की एक ड्राइव चल रही थी। तो इनसे तो ये लोग डरते हैं, ठीक है। तो आवाम का क्या कसूर है? ये जो एक सारी जो सूरत हाल बनी हुई है, हम यहाँ पे पहुंचे क्यों है, ये बात गौरतलब है ना। एक तो होती है बिजली की पैदावारी लागत, वो आप बिल्कुल सारिफिन से वसूल करें, आप जितने की बिजली बना रहे हैं उस पर बिल्कुल सब्सिडीज ना दें, आप उनसे वो बिजली की कीमत वसूल करें। ये कौन सा तरीका है कि हुकूमत की नालायकी की वजह से जो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट बनता है, उस सर्कुलर डेट की अदायगी के लिए एक कमर्शियल बैंक से कर्जा लिया जाता है, वो कर्जा लेके पावर प्लांट को उसकी अदायगी कर दी जाती है, कर्जा एक कंपनी में पार्क कर दिया जाता है, उसके ऊपर सूद देने के लिए अवाम के ऊपर 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट का आप सरचार्ज लगा दो। क्यों भाई, किस वजह से? नालायकी किसकी है? अगर बिलों की रिकवरी जो है वो अगर नहीं कर सकती सखर की, हैदराबाद की, पेशावर की, कोयटा की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो उसका नुकसान हम क्यों अदा करें? तो ये बिल्कुल जो इस वक्त एहतजाज हो रहा है ये ठीक हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि लोगों को पीसफुल रहना चाहिए और इनको सड़कों से वापस उस वक्त तक नहीं जाना चाहिए जब तक ये सारी ज्यादतियां इनके साथ खत्म नहीं हो जाती। अभी इतना वाइड स्केल उस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं है, चंद शहरों में लोग निकले हैं और उन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट किया और वापस चलेंगे। कामरान, 2-3 नंबर्स सारी बात आई थी कि ये हो क्यों रहा है। ये कहते हैं कि जी हमने सर्कुलर डेट को IMF के एक मुआहिदे के तहत एक हद तक रखना है। अब सर्कुलर डेट में जो इजाफे की जो सबसे बड़ी 2 वजूहात है कि जो लाइन लॉसेज हैं, जो नुकसानात ये कंपनीज कर रही हैं और जो नेपरा ने प्रूव की है उससे नुकसानात ये कहीं ज्यादा कर रहे हैं। जो बिजली के बिलों की रिकवरी है वो नेपरा कहता है कि हर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 100% रिकवरी करेगी और ये इनकी किसी की 65% है, किसी की 55% है, किसी की 80 है, किसी की 90 है। तो वो जो नुकसान है वो भी अवाम का। हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि माली साल 2022-23 में अवाम की जेब से 396 अरब रुपए इसलिए निकाले गए कि इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो लॉसेस और जिनकी रिकवरीज थी नेपरा के अहदाफ से कम थी या ज्यादा थे लॉसेस, ठीक। 396 अरब रुपया, तो हम 396 अरब रुपए का बोझ क्यों दें? और ये जो माली साल अभी चल रहा है इसमें वो जो 396 अरब रुपया है वो हो जाएगा 464 अरब रुपया। ये अवाम 464 अरब रुपया क्यों दे? अगर ये 464 अरब का मतलब कि रफली कोई इनका 5 रुपए फी यूनिट यहां से बिजली की कीमत कम हो सकती है। 8 रुपए फी यूनिट इन्होंने बिजली की कीमत बढ़ाई। अभी 4 रुपए 37 पैसे फी यूनिट हमने आपको बताया था, इन्होंने 4 माह से के लिए अवाम से रिकवर करना था। अब ये जो इन्होंने रिवाइज एक इन्होंने दरखास्त की है नेपरा को कि जी आप 4 रुपए 37 पैसे ना करें 4 माह के लिए, 3 रुपए 55 पैसे फी यूनिट 6 माह के लिए कर दें। क्यों भाई, ये किस चीज की सजा दी जा रही है? फिर फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के डाले हुए काम, जो बिजली की प्राइस है पिछले प्रोग्राम में हमने बताया था 21 रुपए रफली बनती है फी यूनिट डोमेस्टिक की, ठीक है। टैक्सेस वगैरह डालकर बाकी सारी चीजें वो 51 से 53 रुपए बन रही है। सिर्फ जो सब्सिडाइज कहते हैं हम सब्सिडीज भी दे रहे हैं, किसको सब्सिडी मिल रही है? जो 50 यूनिट का कंज्यूमर है वो कितने हैं पाकिस्तान में? सिर्फ 4% है। उनका जो आज भी रेट है ना वो 3 रुपए 95 पैसे फी यूनिट है, ठीक है। इनको 50
यूनिट की कंजम्पशन का मतलब है कुछ भी नहीं। इंतहाई गरीब शख्स जो होगा उसका शायद एक पंखा और एक बल्ब चल रहा होगा, और वो 4% कंज्यूमर्स हैं पूरे पाकिस्तान में जितने भी कंज्यूमर्स हैं। फिर जो 1 से 100 यूनिट वाले कंज्यूमर्स हैं उनका रेट है 7 रुपये 74 पैसे, और ये सिर्फ 1% कंज्यूमर है। इनका नंबर मैं बता देता हूँ, 5,34,000 कंज्यूमर्स हैं पाकिस्तान में जिनका बिजली का रेट है 8 रुपये फी यूनिट रफली, और इनकी कंजम्पशन जो है वो 100 यूनिट है, ठीक है, ये मंथली इनकी जो है। इसके अलावा जो अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं 101 से लेके 200 यूनिट्स तक, उनका अब जो रेट हो गया है, अब 200 यूनिट्स की कामरान क्या कंजम्पशन है, कुछ भी नहीं है। उनका रेट है इस वक्त 17 रुपये 30 पैसे, और इनका जो नंबर है, नंबर ऑफ कंज्यूमर है, ये सबसे बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे है। 26% कंज्यूमर हैं पाकिस्तान के, जहां पे ये लोग मार दे रहे हैं। जो 301 से 400 यूनिट ये वाली जो कैटेगरी है ना, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है, जिनको बिजली के बिल्स आए हैं। ये कोई तकरीबन बनते हैं 50 लाख कंज्यूमर्स बनते हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं, और इनका जो इफेक्टिव इस कामरान जो बिजली का रेट है ना, वो हो गया 35 रुपए फी यूनिट। अब मुझे बताइए, ये जो क्लास है जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आता है, इनकी इतनी ज्यादा बिजली महंगी हो गई, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा ये देखे ना, 300 से 400 यूनिट्स, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वहां पर कोई एयर कंडीशन चलता होगा, वहां पर कोई ऐसी जो हाई इंटेंसिटी की जो वो गैजेट्स चलते होंगे। सिर्फ जो आपको जाहिर है कि इतनी गर्मी में आपको पंखा चाहिए, आपको लाइट चाहिए, तो ये वही लोग इस्तेमाल करते होंगे ना। तो इसका मतलब है कि 300 से 400 यूनिट्स जो इस्तेमाल करने वाला, यू आर एब्सोल्युटली राइट, उनकी कितनी इनकम होगी? 30,000 40,000। देखिए ना, नहीं सॉरी, ये कितने इनका नंबर बनता है 300 से 100 जो वाला 301 से 400 वाले, ये है तकरीबन कंज्यूमर्स हमारे, सॉरी 4% है कामरान, ये वाले नॉन प्रोटेक्टेड जो है। और इसमें एक जो इसके ऊपर वाली जो कैटेगरी है 201 से 300 वाले, उनका रेट इससे थोड़ा सा कम है। बात करने का यहाँ पे मकसद ये है कि उनकी परसेंटेज जितनी भी हो, पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो 35 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा जो है वो कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। ये जब 3.5 रुपए ये वाला आएगा, इसके अलावा आगे क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, फिर फ्यूल का कॉस्ट की एडजस्टमेंट आ रही है, तो बेहतर यही है कि पावर सेक्टर को ठीक करे, जो अवाम है, सारिफीन है, उनको ना। अच्छा, पावर सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ समझ नहीं आती कि हमारे जो इस वक्त मौशी मसाइल तो हैं, पीडीएम की हुकूमत एक अपना सो कॉल्ड प्लान देके गई, वो SIFC सॉवरन वेल्थ फंड। अब जनाब निगरान जो हुकूमत है, उन्होंने भी एक कैबिनेट कमेटी तश्कील दे दी है कि पाकिस्तान को मुश्किल मुआशी सूरत हाल से कैसे निकालना है। आफ्टर वो उनके पास क्या ऐसी जादू की छड़ी है, ये क्यों नई कमेटी बनाएगी, ये ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। निगरान हुकूमत, जैसे हम पिछले प्रोग्रामों में डिस्कस कर रहे थे, मकसद तो उनका मुल्क में आम इंतखाबात करवाना और ट्रांसफर करना है गवर्नमेंट को, एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट तक। लेकिन लगता है कि उनका कोई बड़ा एजेंडा है। अब उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक 11 रुकनी कमेटी बना दी है। मकसद क्या है कि वो सजेस्ट करें कि पाकिस्तान को इस मुआशी दलदल से कैसे निकाला जाए। अब शहबाज, ये मुझे समझ नहीं आती कि हम हर वक्त कमेटियां क्यों खेलते रहते हैं। इस गवर्नमेंट के आने से पहले आपको पता है कि बड़े फैन फेयर के साथ ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन और SIFC और सॉवरन वेल्थ फंड और बड़ा हमने एक जो इनिशिएटिव लॉन्च किया, इनको क्या ऐसी जरूरत महसूस हुई है कि निगरान हुकूमत भी इस काम में पड़ गई है? जैसे मेरे ख्याल में हम इतना डिस्कस कर करके पाकिस्तान के मुआशी प्रॉब्लम्स क्या है, पावर सेक्टर का ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे, सबको पता है कि पाकिस्तान का मसला है क्या। फिर मुझे समझ नहीं आती कि बार बार आप कमेटियां क्यों बना लेते हैं, तो इनका पर्पस क्या है, क्या करना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो केयर टेकर गवर्नमेंट का कोई ऐसा उनका मैंडेट नहीं है कि लॉन्ग टर्म प्लान्स दे के जाएं, जितने मर्जी इस तरह की ये कमेटीज बना लें। जो मुझे लगता है, जो आप बात कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि कमेटीज इसलिए बन रही हैं कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। जो एलीट कैप्चर है, उसमें आप कुछ एलीट कैप्चर को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो अब काबीना में आ गए हैं। चूंकि अब काबीना में आ गए हैं तो कुछ अगर उनको कुछ सब्सिडीज चाहिए होंगी, उनको कोई इंसेंटिव पैकेज चाहिए होंगे, उनको स्टिमुलस पैकेज चाहिए होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक इंतहाई अमीर तरीन मुल्क है ना, हमारे पास बेतहाशा पैसा है। हम टेक्सटाइल को अनअकाउंटेड फॉर सब्सिडीज दे सकते हैं, उनसे जो उनके जो जितने मर्जी उनका मुनाफा
मुनाफा हो, टैक्स उनसे हमने 1% लेना है। तो इस तरह की जो कमेटीज बनाई जाती हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए नहीं बनाई जाती, वो चंद घरानों के लिए, चंद सेक्टर्स की जो इकोनॉमिक रिवाइवल है उसके लिए बनाई जाती है। पहले थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देते हैं। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था जो 3 कैबिनेट की कमेटीज बनाई थी प्राइम मिनिस्टर ने, मुख्तलिफ शोबों से रिलेटेड थी, एनर्जी के, चाइना की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और एक जो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल कमेटी उन्होंने बनाई है जो लॉज हैं उनकी अमेंडमेंट के लिए। ये जो कमेटी बनाई है, दिस इज द कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल। इसकी जो चेयरपर्सन होंगी वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी वो है। लेकिन इसमें जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो ये है कि वजारत खजाना ने जो नाम प्रपोज किए थे मेंबरशिप के लिए वो 8 थे। उसमें जो नाम वजारत खजाना ने खुद प्रपोज नहीं किया था वो डॉक्टर वकार मसूद खान साहब जो फाइनेंस एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनका नाम इंटरेस्टिंगली कमेटी के लिए वजारत खजाना ने प्रपोज नहीं किया था। लेकिन जब ये एक चीज अप्रूवल दिया है इसका कमेटी का प्राइम मिनिस्टर ने, तो उसमें उन्होंने 3 नाम और शामिल किए हैं। अब 8 की बजाय ये 11 रुकनी कमेटी होगी, इसमें डॉक्टर वकार मसूद साहब का भी नाम जो है वो शामिल कर दिया गया। कामरान, इसके TORs पे बाद में बात करते हैं, बाकी मेंबरशिप के ऊपर ये जो एक इशू है ना, पिछले हफ्ते हमने आपको कहा था कि कुछ चीजें मैं विद होल्ड कर रहा हूं इन्फॉर्मेशन को, मैं चाह रहा हूं कि इशू इनका सेटल हो जाए। इशू ये है कि ये जो केयर टेकर कैबिनेट है इसमें डॉक्टर शमशाद अख्तर जो है वो इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर हैं और फाइनेंस एडवाइजर हैं वो डॉक्टर वकार मसूद खान साहब है। मेरी इतला ये है कि डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा जो है उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर खुश नहीं है। उनका ये ख्याल है कि ये जो पोर्टफोलियो डॉक्टर वकार मसूद खान साहब को नहीं देना चाहिए था, इसकी वजह से उन्होंने अपनी रिजेंटमेंट शो की और उन्होंने बल्कि यहां तक कहा कि वकार मसूद खान साहब जो हैं, जो मेरे जराए ने मुझे बताया कि वो फाइनेंस डिवीजन में क्यू ब्लॉक में वो नहीं बैठेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर ने उनको अपना एडवाइजर बनाया तो जो पीएम का जो ऑफिस है, पीएम सेक्रेटेरिएट, वो वहां जाके बैठे, यहां भी ये नहीं बैठेंगे। पिछले हफ्ते हमने इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, हमने जब वर्जन के लिए राब्ता किया वजारत खजाना से तो हमसे उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था, तो मैंने वर्जन का तो उनका इंतजार किया, उन्होंने वर्जन नहीं दिया। तो अब हम इन्फॉर्मेशन ये लोगों को बता रहे हैं कि जो नई इकोनॉमिक टीम आई है, वैसे तो काम उनका इंटरम का है लेकिन ये एक एम्पावर्ड इकोनॉमिक टीम है, क्योंकि सेक्शन 230 है जो इलेक्शन एक्ट को, उसमें तरमीम करने के बाद ये पहली काबीना केयर टेकर। तो इनको बजाय इसके कि मुल्क के मसाइल का हल करे, बजाय इसके कि महंगाई की बात करे, बाकी इशूज को डिस्कस करे, और ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर पीरियड, नॉट बियॉन्ड दैट, ये अब अपनी लड़ाइयों में पड़ गए हैं। तो अब कैसे ये प्लान्स बनाएंगे, क्या इनका मैंडेट होगा, कैसे ये काम करेंगे, ये एक इसके ऊपर बड़ा सवाल है। इस्तेलाह याद आई, वो कहते हैं कि स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस, कि एक तरफ लोग सरापा एहतजाज हैं, आपके जो मुआशी मसाइल हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, और हमारे यहाँ वही पावर स्ट्रगल जारी रहती है। आपको किसी की शक्ल पसंद नहीं है, किसी की शख्सियत पसंद नहीं है, अगर तो पर्पज़ मेरा और अगर हम दोनों को जिम्मेदारी दी जाती है, पर्पज़ हमारा पाकिस्तान की वेलफेयर है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब आपकी इंटेंशन भी वही है, मेरी इंटेंशन भी वही है, तो फिर तो आई थिंक ब्लेम उनको जाना चाहिए जो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करता है जिनका इतना माइंडसेट है कि किसके साथ आपने काम करना है, किसके साथ नहीं करना। इसमें एक इंटेलिजेंस और नुकसान फेलियर इसमें, हालांकि अपॉइंटमेंट का एक इशू है कि जो भी केयर टेकर कैबिनेट मेंबर बनता है उसका एक ये सिक्योरिटी चेक करवाते हैं, उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इन दोनों शख्सियात की कोई गालबन कुछ लोग ये बताते कि हिस्ट्री भी है, माजी में इकट्ठे काम नहीं कर सके थे या नहीं करना चाहते थे, और उसके बावजूद इन दोनों शख्सियात को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। और जब काबीना आपकी इंटरम है, आपका मकसद इलेक्शन करवाना है और मामला को आगे लेके चलना है, तो फिर 2 वज़रा क्यों लगाए, एक से काम चला लेते। तो अगर 2 लगाने थे तो फिर आपने बैकग्राउंड चेक्स क्यों नहीं किए कि ये दोनों इकट्ठे काम कर सकते हैं या नहीं। और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी कंपल्शंस होती हैं, आपको पता है ना कि उन्हें अकोमोडेट करने की, इनकी क्या कंपल्शन थी, इन्होंने क्यों इस तरह की ये हरकत की। बहरहाल ये आप देखें इस पे फैसला क्या होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इनकी इंक्लूजन का मतलब ये है कि जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर के कुछ रिजर्वेशंस थी वो उसको एड्रेस नहीं किया गया या वो एक्नॉलेज नहीं हुई। अब थोड़ा सा ब्रीफली ये जो कमेटी तो बन गई है, अब इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी बन गए हैं। नाज़रीन, ये जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, इसका जो सबसे पहला इसका जो मैंडेट होगा
कि वो असेसमेंट देगी बेसलाइन मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन की, चैलेंजेस की, और फिर उसके लिहाज से कुछ इकदाम ये प्रपोज करेगी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में सारी असेसमेंट अभी जून के पीरियड में हुई है। पाकिस्तान और IMF की जो टीम्स थी उन्होंने बैठ के असेसमेंट किया है, उन्होंने आगे का एक साल का प्लान दिया है। तो फिर ये कमेटी बनाकर, ये कमेटी के पास मैंडेट कहां से आएगा, इनके पास क्या कोई फिस्कल स्पेस है, ये कहां से फिस्कल स्टिमुलस देंगे, ये कैसे प्लान बनेंगे, क्या असेसमेंट करेंगे, कौन सी ये नई असेसमेंट करेंगे, इनको क्या ये चीज, अब सारी रिपोर्टेड नंबर्स हैं, क्या नहीं पता कि पिछले साल का बजट का खसारा क्या था, करंट अकाउंट का खसारा क्या था, क्या किसी को नहीं पता कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के नुकसानात कितने हैं, क्या किसी को यह नहीं पता कि एक्सपोर्ट्स हमारी क्यों कम हो रही है, क्या किसी को यह नहीं पता कि हमारी जो रेमिटेंसेस क्यों कम हो रही हैं, क्या किसी को यह नहीं पता कि महंगाई पाकिस्तान में इस वक्त रैकेट है। तो कौन सी नई चीज की असेसमेंट करेंगे। दूसरा इनका जो मैंडेट है वो ये है कि जी ये जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसको इंश्योर करने के लिए ये रिव्यू करेंगे चीजों का, फिर ये प्रपोज करेंगे इकोनॉमिक एंड प्राइवेट सेक्टर रिवाइवल मेजर्स विद द फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म एक्शंस। अब ये कौन से शॉर्ट टर्म एक्शन लेना चाहते हैं, फिर ये इस चीज को एग्जामिन करेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको स्टिमुलेट करने के लिए कौन से इकदाम करने चाहिए। ये वाला जो इसके TOR नंबर 4 है, इस पे कुछ डाउट्स रेज इसलिए हो रहे हैं कि कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं कि कुछ लोग अभी भी इंसेंटिव्स लेना चाह रहे हैं, कुछ महाराज जो शायद विड्रॉ हो गई थी उनको दोबारा वो हासिल करने के लिए ये कमेटी बनवाई गई है। ये वक्त बताएगा जब ये अपनी रिकमेंडेशंस देंगे। इनके पास जो कामरान वो टाइम है वो दो हफ्तों का इनको वक्त दिया गया है। अभी फॉर्मली तो कमेटी नोटिफाई नहीं हुई, PM ने इसका अप्रूवल दे दिया है और फिर एक्सपोर्ट्स के लिए काम करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए काम करेंगे। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में SIFC का भी आपने जिक्र किया, उधर वो है। फिर ये स्पीडी इंप्लीमेंटेशन ऑफ होलिस्टिक एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए भी वो भी इनका मैंडेट है। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी भी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई हुई है। लग ऐसे रहा है कि एक तो जो लोग इक्तदार में भी आए हैं इनका मकसद तो डे टू डे ज्यादा होना चाहिए। एक तो लगता है इनका एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरा ये कि जो मुख्तलिफ सेक्टर से प्रेशर्स आ रहे हैं उसको ये सस्टेन नहीं कर पा रहे, और इस तरह की कमेटीज ये बना के मेरा ख्याल है कि काम को शायद मुझे खराब ना कर दें। नहीं, आपका ख्याल है, मुझे तो यकीन है कि ये खराब ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि इनके पास वैसे ही देखें इवन के जो पाकिस्तान के इतने मसाइल हैं, जो 5 साल की गवर्नमेंट भी होती है आपको पता है उसके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि ओवरनाइट चीजें सारी ठीक कर ले। इनके पास टाइम ही बड़ा लिमिटेड है और ये अपना बड़ा एजेंडा लेके बैठे हैं। और ब्रेक पे यहाँ पे जाएंगे, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो अगर इनका जो भी प्लान है अपनी मईशत को ठीक करना चाहते हैं, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे कि ये जो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान में इंतखाबात में ताखीर हो रही है, उस सिलसिले में अमेरिका और ख़ास करके यूरोपियन यूनियन और मगरबी ममालिक उन्होंने एक सख्त पैगाम पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको दिया है, और वो पैगाम क्या है ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये बात तो लगभग तय है कि इस साल आम इंतखाबात होते नजर नहीं आते, अनलेस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इंटरवेंशन हो या कुछ और हो जाए तो पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो जाएं। उसकी वजह यह है कि जो PDM की हुकूमत थी जाते जाते उन्होंने नई मरदमशुमारी के नताइज को नोटिफाई किया। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो कहती है कि कानून के तहत वो पाबंद हैं कि नए इंतखाबात करवाने से पहले वो पहले हल्का बंदियां करें, और इस सारे प्रोसेस में कम से कम 4 माह लग सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि मिड दिसंबर में जाकर ये जो डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी, और उसके बाद फिर जो इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया जा सकेगा। तो जो इवन PMLN की एक जो वफ्द था वो भी इलेक्शन कमीशन से मिला, और वो भी ये कह रहे हैं कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी इलेक्शन जो हैं वो फरवरी में होंगे। अब है तो ये पॉलिटिकल मामला, लेकिन खबर ये है कि क्यों इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी एक लिहाज से जो आपका जो इकोनॉमिक इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं वो फर्दर कॉम्प्लिकेट भी हो सकते हैं, और उसका फॉरेन पॉलिसी का भी इसका ताल्लुक है। जो मुझे कुछ सिफारती ज़राए से पता चला है, अमेरिका और ख़ास करके यूरोपियन यूनियन वो बहुत क्लोजली जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं विद रिगार्ड टू इलेक्शंस वो देख रहे हैं। और जो मुझे पता चला है कि क्योंकि डीलिमिटेशन हो रही है, तो अगर तो एक रीजनेबल डिले कि अगर फरवरी में इलेक्शंस हो जाते हैं और डीलिमिटेशन ही वजह एक टेक्निकल रीजन है, तो दे विल एक्सेप्टेड कि ओके फाइन, 2 महीने का अगर डिले है तो दे आर फाइन विद दैट, दो दे वांट कि जी आप इलेक्शन इसी साल हो, बट बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन। लेकिन अगर इलेक्शन फरवरी से भी आगे जाते हैं, सो देन दे विल बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। और उसमें बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या है,
मैं नाम नहीं लूँगा, एक बड़े मगरबी मुल्क के सफारतकार से मेरी जो खुद बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में आम इंतखाबात फरवरी से आगे जाते हैं तो हमारे लिए पाकिस्तान के साथ जो अभी हम ताउन कर रहे हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, जो अभी जो लेवल है, वो सेम लेवल मेंटेन करना इट विल बिकम इम्पॉसिबल। एंड सेकेंडली उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन का तो इस बारे में इससे भी ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ है। तो इशू अब इसके अंदर यह है कि पैगाम वाज़े तौर पर दे दिया गया है, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, इनकी जो अपनी भी वहाँ पे हुकूमतें हैं, बिकॉज दे प्रमोट दुनिया में जो भी हो राइट और रॉन्गली के ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को, और इलेक्शन अगर डिले होते हैं देन दे विल बी कॉन्सिक्वेंसेज। और अगर आपके जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अफेक्ट होते हैं मगरब के साथ, आपको पता है अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, हमारे की जो है ना वो इकोनॉमिक लाइफ लाइन भी हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इवन द ऑनगोइंग IMF प्रोग्राम में बी अफेक्टेड। देखिए, जो नवंबर में अब IMF का जो मिशन है वो पाकिस्तान आएगा और वो आगे सारी चीज़ों को रिव्यू करेगा। अगला जो रिव्यू है वो गालबन समवेयर, मुझे अब एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, शायद वो मार्च के आसपास होगा या उससे पहले होगा, मुझे वो उसकी डेट याद नहीं। बट इंपॉर्टेंटली ये वाला जो IMF का प्रोग्राम है ये 12 अप्रैल 2024 को ख़त्म हो जाएगा। अब ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है और ये इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर किया गया था कि ये वाला जो प्रोग्राम है ये लीड करेगा एक लॉन्ग टर्म 3 से 4 साल के प्रोग्राम जो IMF के साथ पाकिस्तान को साइन करना पड़ेगा, जो पाकिस्तान की ग्राउंड इकोनॉमिक रियलिटीज़ है। अगर ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये बियॉन्ड फरवरी जाती है जिस तरह आप कह रहे हैं, तो फिर अगला प्रोग्राम कौन निगोशिएट करेगा? क्या इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैंडेट है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। लेट्स से अगर हम पॉलिटिक्स को एक साइड पे भी रख दें, जो आइन इसमें कानून में जो तरमीम की गई है वो इनको इख्तियार दिया गया ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स का, जो पहले ही इनिशिएटिव्स हैं, जो पहले ही हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, जिसमें IMF का एग्रीमेंट भी शामिल है, SIFC की कोई अप्रूव्ड लिस्ट है वो ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कुछ और इस तरह के डे टू डे काम कर सकते हैं। जब ये 4 साल के प्रोग्राम के लिए जाएंगे तो इनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अंटिल इट इज बीइंग फोर्स्ड बाय समवन वो इनको शायद सपोर्ट ना करे। और अभी भी अगर आप देखें, जब ये वाला 9 माह का प्रोग्राम भी साइन हुआ तो उससे पहले IMF की जो टीम थी, उनका जो लोकल डेलीगेशन था, वो जाके PTI से उन्होंने मुलाकात की, PMLN से की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से की। तो जब उन तीनों पार्टीज ने कहा कि हाँ हम इस प्रोग्राम को बैक करेंगे, क्योंकि बात तो सीधी थी ना कि जुलाई में एक गवर्नमेंट है, अगस्त में दूसरी गवर्नमेंट है, और आइडिया ये था कि नवंबर में तीसरी गवर्नमेंट होगी, तो उसकी वजह से बेहतर यही है कि ये कोशिश करें कि 3 माह में इंतखाबात करवाएं, बहुत लेट करें तो फरवरी से ये आगे ना। अच्छा, आप तो एक आगे की बात कर रहे हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर फर्ज करें कि इलेक्शंस जो हैं वो फरवरी से भी आगे जाते हैं, कि क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज बैक करेंगी केयर टेकर गवर्नमेंट को? आई थिंक द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज जो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, क्या ऐसी सूरत में इवन अगर मैं कहता हूं कि बैकिंग मिल भी जाती है उनको केयर टेकर गवर्नमेंट को, फ्रॉम एक हाइपोथेसिस है, मुझे नहीं लगता कि आपको अमेरिका या बाकी जो ममालिक हैं वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, इनके यहाँ कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जब आपके मुल्क में जमहूरियत नहीं होती तो सर्टन एक्शंस जो हैं ऑटोमेटिकली वो इन्वोक हो जाते हैं। तो ये दैट विल बी वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑन द फेस ऑफ इट। तो अनवारुल हक काकड़ साहब ही होंगे ना प्राइम मिनिस्टर, अब कोई मार्शल लॉ तो कोई लगने नहीं जा रहा। नो बट देखे ना, जो इलेक्शंस हैं किसी भी डेमोक्रेसी का तो एसेंस होता है ना, तो उसी चीज को अगर डिले होगा तो दे विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। अगर डेलीगेशंस को चैलेंज कर दिया जाए कोर्ट्स में और वहां से 6 माह फैसला ना आए, नहीं वो देखें, अब वो भी देखें जो बाहर के ये मुल्क हैं वो भी इतने कच्चे तो नहीं है ना, उसमें देखें 2-3 डिप्लोमेसी के अंदर ना कुछ सटल मैसेजिंग होती है। इस हफ्ते अगर आप देखें जो एक अनयूजुअल बात भी है कि अमरीकी सफीर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलते हैं, फिर वो निगरान वज़ीर आज़म से मिलते हैं। उसमें अंडरलाइन मैसेज क्या है? देखें, डिप्लोमेसी में सारी बात आप खुल के तो नहीं कहते ना। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जब वो मिले अमरीकी सफ़ीर, उसके बाद बाकायदा तौर पर अमरीकी एम्बेसी ने एक बयान जारी किया, और उस बयान में क्या है, एक तो साफ और शफाफ इलेक्शन की बात की है, दूसरा उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल में किसकी हुकूमत होनी चाहिए इसका फैसला पाकिस्तान की आवाम को करने देना चाहिए। सेकंड जो उसका हिस्सा था, उन्होंने उसमें यह कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें वसअत देगा जो भी हुकूमत मुंतखब होकर आएगी, अवाम के वोटों से आएगी। तो अंडरलाइन जो मैसेज है उसमें बड़ा क्लियर है कि फ्यूचर में मगरिब के साथ पाकिस्तान के अगर ताल्लुकात की नौयत है
तो इट डिपेंड्स ऑन द फ्री फेयर इलेक्शंस। और एक और चीज भी कि इस चीज को भी बड़ा क्लोजली वो देख रहे हैं कि क्या अगर इलेक्शंस होते भी हैं तो क्या उसमें फेयर प्ले होगा, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, तमाम जमातों को इक्वली हिस्सा लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन एक यूरोपीय यूनियन की एक रिपोर्ट भी आ रही है GSP प्लस के हवाले से, जो सितंबर में एक्सपेक्टेड है, तो उसमें भी कुछ मैसेजिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो लेट्स सी, बहरहाल ये एक ऑनगोइंग चीज है। केयर टेकर्स सारे काम कर रहे हैं स्वाइस काम की कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, वो इकोनॉमिक प्लान्स लॉन्ग टर्म देना चाह रहे हैं, लॉज को अमेंड करना चाह रहे हैं, बट इलेक्शन की तरफ उनका शायद अभी ध्यान नहीं है। शायद नौकरियां सबको प्यारी होती है, इक़्तिदार कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते ऐसे कौन से काम किए कि जिसकी वजह से उन्होंने भी जो जिस तरह कवानीन की पाकिस्तान में धज्जियां बखेर दी, उस पर डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। PDM की हुकूमत और ख़ास करके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जाते जाते कई ऐसे काम किए हैं जिसकी लीगैलिटी के ऊपर बहुत से सवालात उठाए जा सकते हैं। पिछले प्रोग्राम में भी शहबाज हमने जिक्र किया था कि कैसे यूनेस्को में जो पाकिस्तानी डेलीगेट की अपॉइंटमेंट है मेरिट को परे रखे शायद फेवरेटिज्म नेपोटिज्म को प्रेफर किया गया। इस हफ्ते एक और कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो जाते जाते आपने जो स्टोरी की है उसमें जो SNGPL है उसमें 5 नए जो डायरेक्टर्स हैं उनको तैनात कर गए शहबाज शरीफ साहब, लेकिन आपके मुताबिक और जो इतलात आ रही हैं कि उसमें जो कानूनी तकाज़े हैं उसको पूरा नहीं किए गए और उसको गैर कानूनी तरीके से ये अपॉइंटमेंट की गई है। कामरान, एक तो वो जो हमने यूनेस्को की स्टोरी की थी उसमें जो नंबर 1 कैंडिडेट थे, जो लम्स के कंपैरेटिव टेस्ट पे उनकी रैंकिंग हुई थी, बजाय इसके खबर आने के बाद उनको कॉम्पनसेट किया जाता, उनको मेरा ख्याल टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, तो इसके ऊपर मैं कोई अभी ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, वो इसलिए कि कुछ चीज़ें शायद अब कोर्ट की तरफ भी चली जाएं। तो ये लोग जो ये समझते हैं कि वो हर तरह के मेरिट का वो इसका वो कत्ल करेंगे और इसके साथ ही कवानीन की भी वो कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और फिर जब इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाएगा तो जो जिनको इंसाफ मिलना चाहिए उनको और ज़्यादा विक्टिमाइज करेंगे, तो फिर बात और ज़्यादा गलती को सुधारने के बजाय मज़ीद एक माइंड सेट है ना कि ये माइंडसेट जो है कि हमने जो किया हम ठीक है और हमने अपने लोगों को प्रमोट करना है, हमने सिफारिशें करनी है, उनकी माननी है, तो ये ठीक नहीं है। SNGPL वाली क्या ये जो नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड है, ये जो बेसिकली ये KP और पंजाब के जो एरियाज है इनको ये गैस की सप्लाई करती है। ये लिस्टेड कंपनी है और इस पे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी रेगुलेशंस का इतलाक होता है। फिर ये कंपनीज एक्ट है 2017 उसके प्रीव्यू में भी आती है। फिर स्टॉक मार्केट के जो रेगुलेशन है उसके प्रीव्यू में भी आती है। पिछली जो काबीना थी उसने जाते जाते 5 बल्कि उन्होंने काबीना ने 6 अफराद का उन्होंने मंजूरी दी कि उनकी नॉमिनेशंस की, अपॉइंटमेंट नहीं की, उनकी नॉमिनेट उनको किया कि ये जो अफराद हैं ये रिप्लेस करेंगे एग्जिस्टिंग बोर्ड को जिसकी ओरिजिनल टर्म ख़त्म हो रही थी 5 जुलाई 2023 को, लेकिन गवर्नमेंट ने SECP को रिक्वेस्ट किया कि इसकी जो मुद्दत में 3 माह की एक्सटेंशन दे दी जाए और हम जो इलेक्शंस हैं वो इनके नए बोर्ड के करवा लेंगे। अभी हम करवाने के नहीं करवा सकते, उनकी कुछ हर्डल्स थी। खैर वो मामला वो आगे बढ़ा। जो उनकी जो नॉमिनेशंस थी बाय द कैबिनेट वो गलत नहीं था क्योंकि बोर्ड की जो ओरिजिनल टर्म थी वो 5 जुलाई को ख़त्म हो रही थी, अब वो एक्सटेंडेड पीरियड पे चल रहे थे। जो गलती इन्होंने की कि इन्होंने अगस्त में इनको ख्याल आया कि हमने जो बोर्ड मेंबर्स नॉमिनेट किए, हो सकता है केयर टेकर कैबिनेट जो है या कोई और इसमें कोई चेंज आ जाए, वो इनको ना वहाँ पे अपॉइंट करे तो अपने को नया बोर्ड सामने ना ले आए, कुछ इस किस्म के इनके दिल में कुछ खदशात होंगे, तो इन्होंने एक कुछ इंस्ट्रक्शंस पास की जो कि इलीगल थी और फिर जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया वो भी इलीगल था। बाय वर्च्यू ऑफ दैट इनकी जो अपॉइंटमेंट है बोर्ड की वो इलीगल हो गई है। इन्होंने जो बोर्ड की नॉमिनेशन की वो इन्होंने की SOE के जो एक कानून है उसके तहत, दैट वाज एब्सोल्युटली लीगल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। 31 जुलाई को कामरान ये जो पेट्रोलियम डिवीजन है जिसके अंडर ये सारे ये आती हैं ये एंटिटी ये वाली, उन्होंने उनको खत लिखा कि हमने ये नॉमिनेशंस कर दी हैं, तो आप जो कंपनीज एक्ट है उसका जो सेक्शन 159 है उसके तहत आप इनके अब इलेक्शंस करवाएं। ये खत रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ये जो प्रोसेस था इसको फिर वायोलेट किया जाता है। 5 अगस्त को एक और खत लिखा जाता है जिसके पीछे एक
इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्राइम मिनिस्टर की एज एनर्जी मिनिस्टर, जिसमें काबीना का कोई ताल्लुक नहीं है। याद रहे काबीना ने सिर्फ नॉमिनेशन की थी। उसमें ये कहते हैं कि गवर्नमेंट नॉमिनेटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ SNGPL टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स फॉर रिमेनिंग पीरियड, कि ये प्राइम मिनिस्टर ने एज ए एनर्जी मिनिस्टर इन्होंने ये हदायत की है कि आप जो अभी जो एग्जिस्टिंग बोर्ड है उसको रिप्लेस कर दे। ये जो इंस्ट्रक्शन थी ये गलत थी, क्योंकि पहले जो 31 जुलाई का इनका लेटर था जिसमें वो कह रहे थे कि आप कंपनीज एक्ट के तहत सारा प्रोसेस फॉलो करें, वो इन्होंने नहीं किया। फिर उन्होंने इसी तरह दूसरी इंस्ट्रक्शन ये थी कि इस्माइल कुरैशी साहब को रिप्लेस करके एग्जिस्टिंग चेयरमैन की जगह पे, चेयरपर्सन की जगह पे इस्माइल कुरैशी को ले आए और फिर फर्दर आप इसका जो इलेक्शन करवाएं। मैंने कामरान जब ये स्टोरी की तो इसके लिए मैंने वर्जन के लिए SNGPL को भी कांटेक्ट किया, बजाय इसको मुझे वर्जन देते उन्होंने मुझे राइट लेफ्ट से अप्रोच करवाने की कोशिश की, आप स्टोरी ड्रॉप कर दें। मैंने स्टोरी नहीं ड्रॉप की। बहरहाल जब ये लीगैलिटी हाईलाइट हुई और SECP से भी जब मैंने कांटेक्ट किया तो SECP ने माना कि हाँ ये इशू है, और SECP ने भी उनसे एक एक्सप्लेनेशन मांगी 22 अगस्त को कि आप इसके ऊपर हमें एक्सप्लेनेशन दें कि आप कैसे ये बोर्ड आप बगैर इलेक्शन करवाए हुए आप उनको कैसे आपने अपॉइंट कर दिया और कैसे जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे आपने उनको चेंज कर दिया। तो वो एक और सेक्शन 168 है कंपनीज एक्ट का, जब उस सूरत में जब इस किस्म की एक्सप्लेनेशन मांग ली जाती है तो जो बोर्ड जो इलीगैलिटी होती है, इरेगुलर कोई काम होता है तो वो लोग जो होते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रुक जाते हैं। तो आइडियली तो ये जो काम था बोर्ड को जो अभी इन्होंने अपॉइंट किया हुआ है एक लीगल मैनर में, उसको रुक जाना चाहिए था, वो रुके नहीं है। उन्होंने एक और मीटिंग की है 2 दिन पहले और उसके एजेंडा में बाकी चीजें भी थी। तो जब मेरे जराये ने मुझे बताया कि एक बोर्ड मेंबर ने हाईलाइट किया कि इस तरह एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर आई है, तो आपका इस मामले को भी डिस्कस कर लेना चाहिए। तो जराये ने कहा कि जो बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने कहा नहीं, इस चीज को बिल्कुल साइड पे रखिए, इसको भी डिस्कस ना करें, हम मिनट्स का इसको हिस्सा नहीं बनाएंगे। लेकिन उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजी है। उसमें उन्होंने ये कहा कि सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये खबर हुई है, हम जो SOE के एक्ट के तहत हम जो है वो हुकूमत का ये पूरा इख्तियार है बोर्ड को लगाने का। मैंने कोई चीज अपनी तरफ से नहीं लिखी, ये इनकी दस्तावेजात मेरे सामने पड़ी हुई है। 31 जुलाई का भी लेटर इनका मेरे पास है, 5 अगस्त का भी लेटर मेरे पास है। जब खुद ये 31 जुलाई को कह रहे हैं कि कंपनीज एक्ट के तहत आप मूव करें, तो फिर SOE एक्ट आप कहां से आ गया खबर आने के बाद। बहरहाल इसमें भी जिस तरह वो दूसरा यूनेस्को वाला केस है उसी केस की तरह इस केस में भी एक इसमें डेवलपमेंट जरूर हुई है। मामला अब लाहौर हाई कोर्ट में है। लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है और लाहौर हाई कोर्ट ने बोर्ड को तो काम करने से नहीं रोका। उन्होंने ये जरूर कहा कि अब 11 सितंबर को बोर्ड का एक इलेक्शन होना है, कि इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो तब तक वो फाइनली कंसिडर होंगे जब तक ये जो पिटीशन अब लाहौर हाई कोर्ट में फाइल हुई है उसका रिजल्ट जो है वो अनाउंस नहीं हो जाता। चलें देखें क्या बनता है, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान में ऐसे ही मामला चलते हैं और यही वजह है कि आज हम इस नहज पर पहुंच गए हैं। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।